नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का एक छोटा सा टॉपिक है लाइफ साइंस में जो हमने लिखा हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण। दोस्तों, एक हमारे समाज में एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक सोच ये रहती है कि जो दंपत्ति है उनकी जो संतान है, मेल होगी या फीमेल होगी, यानी कि बेटी होगी या बेटा होगा, उसके लिए हमेशा जिम्मेदार जो माना जाता है वो हमेशा महिला को माना जाता है। तो इस लाइफ साइंस, इस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट से हम यही समझेंगे कि क्या वास्तव में बेटा या बेटी होने के लिए महिला वास्तविक रूप से जिम्मेदार है या नहीं है। ठीक, तो इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे और उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, ये स्थिति है कि नहीं है। अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो हमारी प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं जिनमें जीवन है, चाहे वो एनिमल्स के रूप में हो, चाहे वो प्लांट्स के रूप में हो। और जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, उन सब का एक जेनेटिकल स्ट्रक्चर होता है, उनकी एक जीन संरचना होती है और हर एनिमल और हर प्लांट में कुछ ना कुछ संख्या में, कुछ ना कुछ पेयर्स में जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी एक अपने आप में एक जीव है और ह्यूमन के जो जीन्स हैं, तो ह्यूमन में अगर देखा जाए तो कुल 23 जोड़े गुणसूत्र यहां पर पाए जाते हैं ह्यूमंस की कंडीशन में। और इन 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों में अगर हम देखें तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, 22 गुना अगर हम मान लें 44 की जो संख्या है, तो ये जो 44 गुणसूत्र हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र, ये मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। इनको लेकर यहां पर कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इन 22 जोड़े जो क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम एक प्रकार से समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन इसी 23वें जोड़े में जो आखिरी पेयर होगा, यानी कि 44 के बाद जो 45 और 46 होगा, अंतिम जो इसका जोड़ा होगा, जिसको हम 23वां जोड़ा गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, इसी को हम एक अन्य भाषा में जानते हैं लैंगिक गुणसूत्र के रूप में, यानी कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है मेल और फीमेल में, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है और मेल और फीमेल में जो अंतर होता है वो इसी 23वें जोड़े गुणसूत्रों को लेकर होता है। अंतर कैसे होता है कि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो दोनों एक जैसे हैं, यानी कि इस पेयर में X और X है, और मेल का जो गुणसूत्र है 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, उसमें एक X तो है, लेकिन अंतर केवल कहां पे आ गया, अंतर आ गया Y में। तो इसका जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो एक X और दूसरा क्या होता है, एक Y होता है। मैं फिर से दोहरा दूं कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में एक जैसे हैं, अंतर आता है 23वें जोड़े गुणसूत्र में, जिसे हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या लैंगिक गुणसूत्र। और इसी को लेकर अंतर जो आता है, तो मेल में 23वां जोड़ा दोनों XX है और फीमेल में ये जो 23वां जोड़ा है उसमें एक X और दूसरा क्या है, Y। ठीक, इसीलिए मेल और फीमेल की जो शारीरिक जो बनावट है, जो संरचना है, बस इसी 23वें जोड़ा जो गुणसूत्र है, इसके कारण ये अंतर आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो पेयर बनता है, जो युग्मजन बनता है, तो अगर हम इसी को थोड़ा इस रूप में देखें तो जो फीमेल का जो अंडाशय है, ओवरी, उसमें सभी ओवम 22+X के रूप में है। ठीक है, तो फीमेल में ये Y कहीं पे भी नहीं है। ठीक, इसमें जितने भी गुणसूत्र हैं वो सब 22+X के रूप में है। ठीक, तो उसको हम एक शब्द के रूप में देखते हैं, उसे हम समयुग्म की कहते हैं। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो टेस्टस है, वृषण, यहां पर क्योंकि X और Y दोनों हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, तो
आधा जो 50% होगा इसमें वो 22 प्लस एक्स है, और जो आधा है 50% वो 22 प्लस क्या है, वाई के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो फीमेल में सभी ओवम 22 प्लस एक्स हैं, ठीक, जो 23वां गुणसूत्र है, और मेल में जो 23वां है वो 50-50 है, वो एक्स भी है और वाई भी है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यानी कि इसमें अंतर है, ये समान नहीं है, तो इसलिए नाम इसको दिया गया है विषम युग्म। ठीक, अब इसमें जो सिंपल सा फिनोमेना ये है कि जो ओवम है वो स्पर्म से घिरा रहता है, यानी कि स्पर्म टारगेट करेगा ओवम को, ठीक, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उसी से क्या होगा, भ्रूण यानी कि जाइगोट, फिर भ्रूण और फिर संतान का विकास होगा। लेकिन यहां पर प्रश्न हमारा ये है कि वो संतान मेल होगी या फीमेल, वो डिपेंड किस पे करता है, उसको जरा थोड़ा सा समझते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो 23वें जोड़े गुणसूत्र, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, इस 23वें जोड़े गुणसूत्र की बात करें तो मेल में एक एक्स एक वाई है और फीमेल में दोनों एक्स है। जब निषेचन हुआ, ठीक, एक प्रकार से जब इसको हमने क्रॉसिंग में देखा, तो अगर मेल का ये एक्स गुणसूत्र फीमेल के किसी भी एक्स गुणसूत्र से अगर वो जुड़ता है, फर्टिलाइजर होता है, तो जो संतान होगी उसमें जाहिर सी बात है कि वो दोनों गुणसूत्र उसमें एक्स और एक्स आएंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि जो x और x हैं, जो 23वां जोड़ा जो x x बनेगा, ठीक है, चाहे x x ये बने चाहे दूसरी कंडीशन में बने, तो हमेशा वो किसकी विशेषता होगी, वो फीमेल की होगी। तो ऐसी कंडीशन में संतान क्या होगी, मादा या फीमेल होगी। लेकिन अगर कंडीशन ये बनती है कि मेल का जो y गुणसूत्र है, y जो क्रोमोसोम्स है, वो अगर फीमेल के किसी भी एक x गुणसूत्र से समेकित होता है, जुड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में एक x और एक y आएगा। ठीक, ऐसी कंडीशन में एक x और एक y आएगा, और x और y अगर हम देखें तो ये 23वां जोड़ा जो लैंगिक गुणसूत्र जो x y का जो होता है वो किसका होता है, मेल का होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो संतान है, ठीक, वो क्या होगी, मेल होगी। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि संतान फीमेल होगी या मेल होगी, तो डिपेंड करता है कि मेल का कौन सा गुणसूत्र फीमेल के एक्स गुणसूत्र से क्या है, जुड़ता है। ठीक, तो फीमेल में देखा जाए तो इसमें दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स हैं, मेल में एक्स और वाई है, एक्स जुड़ता है किसी भी एक्स से तो संतान फीमेल होगी, वाई जुड़ता है किसी भी एक्स गुणसूत्र से तो संतान ऐसी कंडीशन में क्या होगी, मेल होगी। ठीक, इसी को हमने यहां पर इस तरीके से लिखा है, यानी कि जो जीन संरचना है 22 प्लस जो एक्स है शुक्राणु, अगर वो अंडाणु से जुड़ेंगे तो 22 प्लस एक्स की बात करें, क्योंकि फीमेल में तो एक्स ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल है, इसकी जो जीन संरचना है वो एक्स एक्स आ जाएगी। 22 जोड़े तो सेम है, 44 एंड 44, 23 में जोड़े गुणसूत्र में अंतर है, यहाँ एक्स एक्स यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई क्यों आया, यही कॉन्सेप्ट है। 22 प्लस वाई जो शुक्राणु है मेल का, वो अंडाणु से जुड़ता है, अंडाणु में तो एक्स एक्स है, वाई से एक्स जुड़ा तो एक एक्स एक वाई आएगा, और ये जीन संरचना होती है किसकी, मेल की। इसलिए हमारा यहां से जो निष्कर्ष निकला, ठीक, जो हमारा एक प्रश्न भी था कि ह्यूमन में अगर देखा जाए जो सेक्स डिटरमिनेशन है, लिंग निर्धारण है, मेल या फीमेल होने की कंडीशन, वो फीमेल में डिपेंड करती नहीं है, फीमेल उसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर उत्तरदायी माना जाए तो उसके लिए उत्तरदायी हम किसको मानेंगे, मेल को ही मानेंगे, फीमेल को नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएनडीटी एक्ट। पीएनडीटी जो एक्ट है उसका फुल फॉर्म है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि प्रसव से पहले भ्रूण परीक्षण करना एक अपराध है, और ये कानून संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि 1994 में लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट है, जो पीएनडीटी एक्ट है वो कब से लागू हुआ है, तो उसका जो आंसर है वो है 1994। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि जो ये पीएनडीटी जो एक्ट बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
ठीक, तो इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि देश में जो गिरता लिंगानुपात है ना, प्रति 1000 मेल में जो फीमेल की जो संख्या है उनकी जो कमी को जो देखते हुए ही इस प्रकार का कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि जो कन्या जो भ्रूण हत्या है पर सबसे पहले जो है एक सेक्स प्रकार से जब हम सेक्स डिटरमिनेशन करवाते हैं कई तरीकों से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अल्ट्रासाउंड। अगर इसके माध्यम से कोई लिंग परीक्षण करता है कन्या भ्रूण अपराधी का, अगर हमें कोई मिलता है तो उस पर ये एक्ट क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक, इसीलिए पीएनडीटी जो एक्ट है ये 1994 में लागू किया गया, ताकि कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को उसमें कमी लाई जा सके और जो लिंगानुपात है, जो देश का जो गिरता हुआ लिंगानुपात है, इसको लगभग समानता के अनुपात में रखा जा सके। इस एक्ट की 3 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक है कि जो संज्ञेय अपराध के रूप में, दूसरा है गैर जमानती अपराध के रूप में, और तीसरा है गैर क्षमाध्येय अपराध के रूप में। यानी कि जो ये पीएनडीटी जो एक्ट में जो दोषी पाया जाएगा, ठीक, जो कि एक प्रकार से लिंग का परीक्षण करवाएगा, ठीक, कन्या भ्रूण हत्या या किसी भी कारण से, तो उसको लेकर ये एक्ट जो है उस अपराधी का जो अपराध है उसकी श्रेणियां तय करता है। ये संज्ञेय अपराध है, ये गैर जमानती अपराध है और ये गैर क्षमाध्येय अपराध है। इन तीनों का अर्थ ये हुआ कि संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया कि भाई ये अपराधी है, इसने गलत इस एक्ट का वायलेंस किया है, तो संज्ञेय अपराध का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि पुलिस उसे बिना किसी वारंट के बंदी बना सकती है, इसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। इसके अलावा अगर ऐसा अपराध होता है तो वो गैर जमानती अपराध भी कहलाता है। और गैर जमानती अपराध का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को जो जमानत है वो पुलिस नहीं देगी गिरफ्तारी के बाद, बल्कि उसे अगर जमानत मिलेगी तो जो इसके लिए अधिकृत जो उपयुक्त न्यायालय है, उसी न्यायालय से, उसी कोर्ट से ऐसे अपराधियों को जमानत मिल सकती है, अन्यथा नहीं। और इसके अलावा यह एक गैर समाध्येय अपराध भी है, यानी कि इसका कोई समाधान दोनों पक्ष में नहीं होगा। यानी कि जो भ्रूण परीक्षण कर रहा है और जो भ्रूण परीक्षण करवा रहा है, यानी कि जो चिकित्सक है और जो दंपति है, उनके बीच जो है इस अपराध से बचने के लिए या अदालती कार्रवाई से बचने के लिए उनके बीच कोई समझौता नहीं होगा। तो समझौते की इसमें क्या है, एक प्रकार से मनाही है। ठीक है, तो इसलिए पीएनडीटी जो एक्ट है, प्रसव पूर्व भ्रूण परीक्षण, ठीक, वो एक संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। वो एक गैर जमानती अपराध है, ठीक, उसमें जो जमानत है वो केवल उपयुक्त न्यायालय से मिलेगी जो उसके लिए अधिकृत है। और वो एक गैर समाध्येय अपराध है कि उसमें दोनों पक्षों के बीच जो है अदालत से बचने के लिए, जो अदालती कार्रवाई है उससे बचने के लिए उनके बीच कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक तथ्य कि पीएनडीटी एक्ट में वास्तव में सजा का प्रावधान क्या है, थोड़ा सा उसको आप ध्यान रखिएगा। पीएनडीटी एक्ट में अगर कोई चिकित्सक पहली बार दोषी पाया जाता है, ठीक, या वो किसी अल्ट्रासाउंड या किसी भी तरीके से भ्रूण का परीक्षण करता है, तो ऐसे चिकित्सक को पहली बार जो है उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना है और उसे 3 वर्ष तक की कैद भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उस चिकित्सक की जो है वहां के मेडिकल काउंसिल से कम 5 वर्ष तक के लिए उस चिकित्सक का जो रजिस्ट्रेशन है या उसका जो नाम है वो हटा दिया जाता है। अगर वही चिकित्सक दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो तब थोड़ा सा इसमें सजा 10 से बढ़ जाती है 50,000 की, कैद 3 साल से बढ़ जाता है 5 वर्ष के लिए। और यहां पर 5 वर्ष तक के लिए पहली बार में केवल काउंसिल से नाम हटाने का व्यवस्था थी, यहां पर हमेशा के लिए क्या है, उस चिकित्सक का नाम मेडिकल काउंसिल से हटा दिया जाएगा, फिर वो उस प्रकार का काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ये जो अपराध का जो सजा थी ये थी चिकित्सक के लिए। इसके अलावा जो दंपति अल्ट्रासाउंड कराता है या डॉक्टर पर दबाव डालता है इस चीज के लिए, ठीक, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, चाहे उसका पति हो या उस महिला का कोई संबंधी हो, जो भी वहां मौजूद हो, उसको पहली बार अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना है
3 वर्ष तक की कैद है, और अगर वो दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो वो जो सीमा है, जो जुर्माना है, वो 1 लाख रुपए तक का उससे लिया जा सकता है, और कैद की जो सीमा है वो 3 वर्ष तक की तय की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इस पीएनडीटी एक्ट को बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है, ठीक है, 1994 का है। इस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया है और ये इसमें सजा का प्रावधान है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने लाइफ साइंस के हिसाब से समझा कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कैसे होता है, खासकर जो जेनेटिकली उसको हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि एक अपराध है उसके लिए पीएनडीटी एक्ट में क्या क्या बातें शामिल है। धन्यवाद।